Okay. So okay. So देखो, सो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या था? द मैक्सिमम टॉर्क रिमेन द सेम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड हेंस द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू द रोटर सर्किट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। इट ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ स्लिप एट व्हिच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर। सो बेसिकली यही हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो देखो और एक बार देख लो। सो जब स्लीप हमारा जीरो है उस कंडीशन में टॉर्क भी जीरो है। जब नॉर्मल स्पीड में मोटर नॉर्मल स्पीड में घूम रहा है तब स्लीप का एक वैल्यू क्या होता है? स्मॉल वैल्यू होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है? टॉर्क स्लीप के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और फुल लोड स्लीप के ऊपर भी अगर हम स्लीप को इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम पे आके मैक्सिमम टॉर्क को वो अचीव कर लेगा, ठीक है। किस वैल्यू में? जब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू x2 होगा, ठीक है। स्लीप का उस वैल्यू में मैक्सिमम टॉर्क अचीव करेगा। इसके बाद भी अगर हम स्लीप को इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारा टॉर्क का जो वैल्यू है अब ये स्लीप के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा थोड़ा क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। डिक्रीज हो जाएगा। एंड फाइनली जिस पॉइंट को हमें याद रखना है कि ये जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क रोटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रोटर के ऊपर स्लीप डिपेंड करता है। मैक्सिमम टॉर्क का जो स्लीप है वो चेंज होगा रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली यही हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हम देखेंगे अच्छा, यहां तक पूरा क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा इंडक्शन मोटर है इसके साथ ट्रांसफार्मर को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर कंपेयर, ठीक है। We know that an induction motor may be considered to be a transformer with rotating short circuit secondary. ये क्वेश्चन मैंने मिड सेम का जो एग्जाम है वो एग्जाम में शायद दिया था कि इंडक्शन मोटर बेसिकली क्या होता है। ये एक रोटेटिंग शॉर्ट सर्किट जो सेकेंडरी, मतलब ट्रांसफॉर्मर को अगर मान लो कि वो रोटेट कर रहा है एंड उसको सेकेंडरी को अगर हमने शॉर्ट कर दिया तो वो बेसिकली एक इंडक्शन मोटर बन जाएगा, ठीक है। ये हम जानते हैं। द स्टेटर वाइंडिंग करस्पॉन्ड टू द ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी। इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है वो ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी के साथ सेम होता है एंड रोटर वाइंडिंग टू ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, ठीक है। but there are some difference between induction motor and transformer, so उस difference को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो पहला पॉइंट क्या है? हमारा जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इंडक्शन मोटर मतलब के मैग्नेटिक सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैज एन एयर गैप। एयर गैप मतलब कि इंडक्शन मोटर में क्या है? एक स्टेटर है, एक रोटर है, उसके बीच क्या है? एयर गैप है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ट्रांसफार्मर में एक मैग्नेटिक सर्किट होता है, ठीक है। सो इंडक्शन मोटर में
दोनों के बीच, मतलब स्टेटर और रोटर, ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसका बीच इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एयर गैप होता है। तो एयर गैप होने के वजह से इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ a three-phase induction motor has an air gap. Therefore, the magnetizing current in a three-phase induction motor is much larger than that of the transformer, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी के बीच एक मैग्नेटिक सर्किट होता है, और थ्री फेज वहां पर कोर रहता है, हम जानते हैं। लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या है, स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप रहता है। तो एयर गैप रहने की वजह से उसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू होता है वो बहुत हाई होता है। सो फॉर एग्जांपल इंडक्शन मोटर में मान लो कि 30 to 50% मैग्नेटाइजिंग करंट का जो वैल्यू होगा ना होगा 30 to 50%, ठीक है। 30 to 50% ऑफ रेटेड करंट, इंडक्शन मोटर का जो रेटेड करंट होता है उसका 30 to 50% मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू होगा, ठीक है। वैरएस ट्रांसफार्मर में कितना होता है बताओ तो, मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू याद है? ये इंडक्शन मोटर में, ठीक है, तो परसेंट ऑफ रेटेड करंट। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर को कंसीडर करेंगे, तो ट्रांसफार्मर में ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू होता है कितना होता है, 1 to 5%, ठीक है, 1 to 5% ऑफ रेटेड करंट, ठीक है। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर के बीच का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो, इंडक्शन मोटर में हम जानते हैं कि उसका जो स्टेटर एंड रोटर का जो वाइंडिंग होता है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है एंड पेरीफेरी में रहता है, ठीक है, पेरीफेरी में रहता है, ठीक है। द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द एयर गैप, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि वहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग रहता है कोर में। सो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग अगर रहेगा तो हम जानते हैं वहां पर क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस का जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा तो लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस ऑफ स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग आर क्वाइट लार्ज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रांसफार्मर। याद रखना, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। द लीकेज reactance of stator and rotor winding are quite large compared to transformer, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में मैंने अभी बताया
कि वहां पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग रहता है, और 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है वहां पर क्या होता है, द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द एयर गैप। ठीक है, इसके वजह से इसका लीकेज रिएक्टेंस भी क्वाइट लार्ज होता है एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखो, एक्चुअली इंडक्शन मोटर जो है, इंडक्शन मोटर को जब हम सप्लाई देते हैं कहां पर देते हैं, प्राइमरी साइड पे, मतलब के स्टेटर स्टेटर पे हम सप्लाई देते हैं। और रोटर क्या होता है, रोटर से हमें क्या मिलता है, स्टेटर में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, रोटर से हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल आउटपुट मिलता है कि नहीं। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल। सो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन एन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, in an induction motor the input to the stator and rotor are electrical। स्टेटर एंड रोटर का जो इनपुट पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, बट द आउटपुट फ्रॉम द रोटर इज मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल। हाउएवर in a transformer, the input and output, input as well as output is electrical। ठीक है, is electrical। तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, नंबर 4 क्या है कि इंडक्शन मोटर में हमें स्लिप मिलता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडक्शन मोटर एंड द ट्रांसफार्मर lies in the fact that the rotor voltage and its frequency are both proportional to slip। ठीक है, ये स्लिप के साथ प्रोपोर्शनल होता है, रोटर वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। सो ये एक इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंट है ट्रांसफार्मर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन the induction motor and transformer lies in the fact that the rotor voltage as well as its frequency are both proportional to sleep। both are proportional to sleep। ठीक है, सो रोटर ईएमएफ हमारे जो मान लो कि हमारा सप्लाई स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारा एफ है। ठीक है, सो रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान लो एफ है, सो हमारा जो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, एस इंटू एफ होता है। एंड रोटर ईएमएफ पर फेज जो होता है E2 डैश, ये भी स्लिप के साथ प्रोपोर्शनल होता है।
ये हमने तो देखा है पहले, ठीक है। एंड हमारा जो रोटर रिएक्टेंस है, रोटर रिएक्टेंस पर फेज, ठीक है, x2 डैश एट स्टैंड स्टिल, वो क्या है, s इंटू x2। ये तीनों क्या होता है, स्लिप के साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये 4 पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर के बीच का जो कंपैरिजन है वो क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। जब आएगा ये 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। से नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने? यस सर। ओके। ओके, सो चलो अब हम एक छोटा सा, 4.2 हाँ 4 पॉइंट सब देखना सर। 4 पॉइंट देखना था, मैंने क्लियर कर दिया ना, है देखो। The main difference between the induction motor and transformer lies in the fact that the rotor voltage and its frequency are both proportional to slip, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर के साथ इंडक्शन मोटर का एक मेन डिफरेंस है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर। ओके, सो ठीक है। चलो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वो पिछले क्लास में जो हमने रिलेशन दिखाया था फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क के बीच में, ठीक है। वहां से तो न्यूमेरिकल हमने शायद सॉल्व नहीं की, या फिर दिखाया है? नो, नो सर नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, सो ठीक है। देखो एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। देखो, सो टॉर्क, ये जो टॉर्क है ना हमारा, टॉर्क से एक या दो न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, ठीक है। एक तो आएगा ही आएगा। सो टॉर्क का बेसिकली 3 तरह का न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि जैसे कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क वाला हमने देखा है। स्टार्टिंग टॉर्क का एक अलग सा इक्वेशन होता है। टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, उसका भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। वहां से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। और ये जो हमारा फुल लोड स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम टॉर्क के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, इस रिलेशन के ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। सो टॉर्क का जो हमारा जो इक्वेशन है, सारे के सारे यही है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो आज ही हम टॉर्क को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में इंडक्शन मोटर का जो पावर रिलेशन है वो पावर रिलेशन देखें, ठीक है। सो चलो एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। सो यहाँ पर क्या दिया गया, एंड 8 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज induction motor has a rotor resistance of 0.025 ohm per phase and a rotor standstill reactance of 0.1 ohm per phase, ठीक है। 0.1 ohm per phase. So at what speed is the torque maximum, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्या है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क
portion of maximum torque is the starting torque. What proportion of maximum torque in the starting torque? ठीक है, मतलब कि starting torque maximum torque का कितना पोर्शन होगा, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क का कितना पोर्शन हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू होगा, ठीक है। और क्या है, एट व्हाट स्पीड इज द टॉर्क मैक्सिमम, मतलब कि जब मैक्सिमम टॉर्क को मोटर अचीव कर लेगा तब मोटर का स्पीड कितना आएगा, ठीक। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करो, तुम लोग ही करो इसका सॉल्यूशन। अच्छा बताओ तो कि ये जो दिया गया है, एट व्हाट स्पीड द टॉर्क इज मैक्सिमम, ठीक है। तो टॉर्क जब हमारा मैक्सिमम होगा तब स्पीड हमारा कितना होगा। तो पहले हमें देखना है कि स्पीड का इक्वेशन क्या है। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है इंडक्शन मोटर का। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बताओ। शहबाज अंसारी। स्पीड से एनएस का सर। यहाँ पर क्या एनएस पूछा गया है? एनएस तो किसका स्पीड है, वो फील्ड का स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन यहाँ पर हमें जब मैक्सिमम टॉर्क मोटर अचीव कर लेगा तब रोटर का स्पीड क्या होगा, रोटर का जो स्पीड होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर स्पीड का, नॉर्मली स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, 120 F/P। 120 F/P, ये तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होगा। So 1 minus S into NS. 1 माइनस एस इंटू एन एस, यही हमारा स्पीड का फॉर्मूला है, रोटर स्पीड, ठीक है। सो अब देखना है कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, कौन कौन डेटा दिया गया है और हमें कौन सा डेटा को कैलकुलेट करना होगा, ये हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पोल दिया गया है, सो गिवन डेटा करके लिख लो, नंबर ऑफ पोल 8, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। एंड और क्या दिया गया है, जैसे कि रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, मतलब के R2 का जो वैल्यू है वो दिया गया है, R2 0.025 एंड स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस 0.1 ओम पर फेज, मतलब के X2 डैश्ड होगा या नहीं होगा। ये जो वैल्यू है कौन सा वैल्यू है बताओ तो। स्टैंड स्टिल का वैल्यू है कि नहीं। सो Yes sir. हाँ, सो इस डैश को हम कब यूज करते हैं, तो जब रनिंग कंडीशन रनिंग में रहेगा। कंडीशन में। सो हम क्या है यहाँ पर सिर्फ X2 लेंगे, ठीक है। X2 क्या है, स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस, सो उसका वैल्यू क्या है 0.1 ओम, ये सब पर फेज का वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कौन कौन सा चीज नहीं है, स्लिप नहीं है, NSP नहीं है क्वेश्चन। सो ये इन दोनों को हमें निकालना होगा, ठीक है। सो NS कितना आएगा बताओ तो। NS बताओ। 750 RPM। 750 50 हर्ट्ज, ठीक है। NS का वैल्यू कितना आएगा 750 हर्ट्ज, ठीक है। RPM। हाँ
आरपीएम सर। तो हर्ट्ज किस लिए बोला? सर हाँ? आरपीएम बोले सर। मैंने हर्ट्ज बोल दिया, तो ठीक है चलो आरपीएम। सो एनएस का वैल्यू कितना आएगा? 750 आरपीएम, मतलब कि वो 120 ए अपॉन पी वाला फॉर्मूले में ये पुट करके ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और स्लिप का वैल्यू को निकालो। स्लिप का वैल्यू क्या आएगा? बताओ। सर R2/X2। हाँ, R2/X2 करके उसका वैल्यू कितना आ रहा है? R2/X2। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, पुट करके फाइनल रिजल्ट बताओ। 0.25। 0.25 ये हमारा स्लीप का वैल्यू है, ठीक है। सो अब इस फॉर्मूला में इसका वैल्यू को पुट करके देखो एनआर का वैल्यू कितना आ रहा है। 1 माइनस स्लीप कितना है? 0.25 इंटू हमारा सिंक्रोनस स्पीड कितना है? 750 आरपीएम, ठीक है। अच्छा, सबने इसको सॉल्व कर रहे हो ना? तो इसका रिजल्ट हमें बताएगा सहबाज, आंसर ही बताओ तो। इसको कैलकुलेट करो। यस सर, कर रहे सर। -25 into 750 सर 562 562.5 आरपीएम। आरपीएम, ठीक है। ये हमारा रोटर का स्पीड है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इज द स्टार्टिंग टॉर्क? सो बताओ, यहाँ पर हम टॉर्क का कौन सा वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे? जूही बताओ, जूही आंसर ही बताओ, जूही कुमारी बताओ। आर यू ऑडिएबल? Yes, sir. Maximum torque का वैल्यू। नहीं, वहां पर कौन सा फॉर्मूले को हम यूज करेंगे टॉर्क का? रिचिका Yes, sir. बताओ। So, relation यही maximum torque and starting torque का Tm by Ts is equal to a square plus 1 by 2a. Tm by Ts Ts. is equal to So R2 square. So इसका फॉर्मूला होता है a square plus 1 by 2a. a square plus 1 by 2a, ठीक है। सो a को हमें निकालना है। सो a क्या है? जूही बताओ तो a क्या है? R2 by x2. R2 by x2। सो R2 x2 करके a का वैल्यू को यहाँ से निकाल लो, ठीक है। सो क्या आएगा? देखो यही आएगा, स्लिप का जो वैल्यू है यहाँ पर यही आ जाएगा, ठीक है, 0.25। सो a की जगह इसको पुट करो, 0.25
0.25 plus 1 divided by 2 into 0.25, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी से बताओ इसका रिजल्ट। Sir, 2.125. 2.125 125. ऐसा आ रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इज द स्टार्टिंग टॉर्क। सो यहाँ पे टीएस is equal to TM अपॉन 2.125, ठीक है। क्योंकि इसका प्रोपोर्शन हमें निकालना है, ठीक है। मतलब के TS अपॉन TM है कि नहीं, तभी तो TM का कितना प्रोपोर्शन है वो हमें मिलेगा। तो इसको 1 अपॉन 2.125 करो तो देखो तो क्या आ रहा है, 0.47. 0.47, ठीक है। तो TS इज इक्वल टू 0.47 टू TM। सो यही हमारा रिजल्ट है, ठीक है। 0.47 यही हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क की स्टार्टिंग टॉर्क 0.47, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है। छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो ये एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो और एक न्यूमेरिकल हम देते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, ये सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में दिखाना। and 8 pole 50 hertz 3 phase slip ring motor has an effective rotor resistance of 0.07 ohm per phase. Its speed is 630 RPM. So how much resistance must be inserted per phase to obtain the maximum
टॉर्क एट स्टार्टिंग, ठीक है, एट स्टार्टिंग। सो ये हमें नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। सो ठीक है, आज की क्लास इतना तक ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ये टॉर्क को हम नेक्स्ट क्लास में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर पावर का जो हमारा रिलेशन है इंडक्शन मोटर का, पावर रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। तो बताओ, आज की क्लास में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग माय क्लास। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। अच्छा, आज के क्लास में सिर्फ 7 ही पार्टिसिपेंट क्यों हैं? बाकी के बच्चे कहाँ हैं? सौरभ, नहीं पता सर। नहीं पता है तो प्रणब को पूछो और प्रणब को बोलो पता करने के लिए। ओके सर। इतना पुअर अटेंडेंस क्यों है? अच्छा ठीक है, आज के क्लास का वो अटेंडेंस भेज देना, ठीक है। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास दोनों क्लास ओके के अटेंडेंस भेज देना। यस। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके।